हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तो चलिए रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और जैनचेंग के कमरे में बैठ के लैन वांगजी के पास्ट में 5 साल पहले क्या हुआ था वो डिटेल में जान रहे थे। हालांकि जैनचेंग को ये जान के अपनी आंखों में आंसू आ चुके थे कि जो मेंग्याओ का बेटा था ना वो उसके हस्बैंड का बेटा था, लेकिन विंग यहाँ पे ये सोच के अपने आंखों में आंसू भर लाया था कि आखिरकार सच में उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। मतलब चीज़ें अब उसके हाथ में रही ही नहीं, वो कितनी भी कोशिश कर लेना चीज़ों को ठीक करने की तो अब शायद वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती है। विंग इसी के साथ अपनी कार की को लेके घर से बाहर निकल जाता है। घर से जाते ही वो अपने घर जाता है। घर जाके वो नहीं डिनर करता है, नहीं फ्रेश होता है, वो बस सोने की कोशिश कर रहा था, बट उसे नींद अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। हालांकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी दिन ही था, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको ना एक अजीब सी शांति चाहिए थी, एक अलग सी शांति। उसे ऐसा मन कर रहा था कि कुछ भी हो, बस नींद आ जाए और वो शांति से सो जाए, लेकिन ऐसा शायद उसके नसीब में नहीं था। यहाँ पे विंग दिन भर ये सोचते रहा कि वो क्या करे। क्या वो चाइना छोड़ के वापस अमेरिका चले जाए, क्या वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ दे, क्या वापस अमेरिका जाके वो अपने काम से काम रखे, जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं उनको चलने दे, और जो वो ऑलरेडी बिगाड़ चुका है उसको सुधारने का अब उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन क्या उसके प्रेजेंट की वजह से कुछ और चीज़ें यहाँ बिगड़ तो नहीं जाएंगी ना। ये सोचते 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 अब शाम हो चुकी थी, ऑलमोस्ट शाम के 7 बजे हुए थे, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आई थी। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। यहाँ पे लंच तो किया था, लेकिन हाँ उसके बाद उसने कुछ खाया नहीं था। लंच भी उसने एवी कर लिया था, तो वो भी प्रॉपरली वो नहीं कर पाया था। यहाँ पे विंग फाइनली अपने बेड से उठ के अपने घर के छत पे जाके टहलने लगा था। थोड़ी देर टहलने के बाद उसको उसमें भी मन नहीं लग रहा था। उसने अपने छत पे जो चेयर और टेबल थी ना, वहाँ पे बैठ के वो एकटक बस आसमान की तरफ देखने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या ढूंढ रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे आज सुबह तक उसे मेंग्याओ और लैन वांगजी दोनों की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ, उन दोनों के बीच का ये बॉन्ड, ये प्यार देख के ना बहुत गलत चीज़ लग रही थी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों ये डिज़र्व करते हैं एक दूसरे का साथ। उसे साइलेंटली उन दोनों से के बीच से निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ विंग जब लैन वांगजी की कंपनी से निकल चुका था, तो लैन वांगजी यहाँ पे ना विंग के ऑफिस से बाहर निकल के अपने कैबिन में फिर से जा चुका था। यहाँ पे लैन वांगजी को विंग का बदलता हुआ ये बर्ताव आराम से दिख रहा था, जिसकी वजह से ना वो अपने कैबिन में जाते ही सबसे पहले अपने लैंडलाइन फ़ोन को उठाता है और 2 इंसानों को बुला के अपने पास उनसे बोलता है कि मेंग्याओ का जितना भी सामान है ना वो कैबिन में, यानी कि मेंग्याओ के कैबिन में शिफ्ट कर दे। और वो सभी लोग ऐसा करना भी स्टार्ट कर चुके थे। मेंग्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसने 2-4 दिनों से जितनी भी मेहनत की थी ना, विंग ने बस एक बार लैन वांगजी को इग्नोर किया, उसकी तो मेहनत पूरी की पूरी पानी में चली गई थी। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि शादी से पहले लैन वांगजी ने उसको क्लियरली बोला था कि उसकी लाइफ में विंग के अलावा किसी और को प्यार देने के लिए उसके पास प्यार नहीं है। तो ये बात ऑलरेडी उसके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि वो कुछ भी कर ले, लैन वांगजी की लाइफ में वो जगह नहीं पा सकता जो कि विंग की थी। लेकिन अगर अभी भी वो अपने आप को रोक रहा है, विंग से दूर रख रहा है, तो उसको इसी बात में गनीमत समझनी चाहिए कि एटलीस्ट विंग के आते ही लैन वांगजी फिर से विंग के आगे पीछे नहीं घूमने लगा। यहाँ पे पूरा दिन लैन वांगजी एक अजीब से ख्यालों में खोया रहा। शायद उसे भी कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी कि विंग कहीं ये ना सोचने लगे कि लैन वांगजी और मेंग्याओ के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि लैन वांगजी और विंग फिर से एक दूसरे से दूर हो जाए।
दूसरी तरफ मेंग्याओ इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोटिस कर रहा था और उसका गुस्सा जो था ना वो सातवें आसमान पे था। वो अपने मन ही मन में ये सोच रहा था कि विंग, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हम दोनों के बीच से तो जाना ही होगा। ऑफिस टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद लैन वांगजी जब घर के लिए निकलने लगता है वो मेंग्याओ से पूछता है कि क्या तुम्हारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे मेंग्याओ बोलता है काम तो हो चुका है लेकिन मुझे कहीं जाना है। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ता हुआ चलता हूँ। तो लैन वांगजी को रिप्लाई करते हुए मेंग्याओ बोलता है नहीं, मैं खुद चले जाऊँगा, तुम्हें घर जाना चाहिए, युआन भी वेट कर रहा होगा। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी फिर से मेंग्याओ से बोलता है कि क्या वो कंफर्टेबल है, उसके पैर में ज़्यादा दर्द तो नहीं है ना। यहाँ पे मेंग्याओ बोलता है पैर का दर्द बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहते हुए वो एक इनोसेंट सी स्माइल के साथ लैन वांगजी की तरफ देखता है। लैन वांगजी मेंग्याओ से बोलता है ठीक है, जल्दी घर आ जाना। ऐसा कहते हुए वो ऑफिस से निकल चुका था। मेंग्याओ लैन वांगजी के जाते ही अपना पूरा सामान समेटता है और लैन वांगजी के पीछे पीछे वो भी निकल जाता है। लैन वांगजी अपने घर के लिए निकलता है तो वहीं पे मेंग्याओ एक टैक्सी लेके दूसरी तरफ निकल जाता है। विंग जो कि अपने छत पे बहुत शांति के साथ ये सोच रहा था कि अब उसको क्या करना है। कहीं ना कहीं वो ये मन बना चुका था कि छोड़ो इन सब चीज़ों को, वापस से अमेरिका चलते हैं। जो अपनी लाइफ में खुश हैं उन्हें खुश रहने देते हैं, जो नहीं हैं उनको खुश रहने का मौका देते हैं। अचानक से विंग के कानों में एक आवाज़ गूंजती है, बहुत शांति है ना इस जगह में और तुम्हारी लाइफ में भी, और होगी भी कैसे नहीं, इतने लोगों की ज़िंदगी जो बर्बाद की है तुमने। विंग ने अचानक से अपनी चेयर से उठते हुए टर्न होके उस साइड को देखा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। तो वो आवाज़ किसी और की नहीं, मेंग्याओ की थी। विंग मेंग्याओ की तरफ देखते हुए बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे मेंग्याओ विंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है काश यही क्वेश्चन मैं तुमसे कर पाता कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। 5 साल पहले सभी लोगों को छोड़ के तुम जा चुके थे, तो वापस क्यों आए विंग। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था हमारी लाइफ में वापस, तुम्हें नहीं आना चाहिए था इस चाइना में वापस, तुम्हें नहीं आना चाहिए था हम सबकी खुशियों में वापस। तुम्हें क्या लगता है विंग, तुम जब जब आओगे तुम अपनी मनमानी करोगे, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करोगे और तुम एट द एंड इनोसेंट कहलाओगे। तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ और वो है लैन वांगजी, जो कि करेंटली मेरा हस्बैंड है। बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे आ जाने की वजह से मेरे और उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लैन वांगजी और मेंग्याओ का रिश्ता क्या सच में इतना अच्छा था जो कि मेंग्याओ बोल रहा था कि वो उसके और लैन वांगजी के बीच में ना विंग का आना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। विंग मेंग्याओ की तरफ देखते हुए बोलता है मैं तुम दोनों के बीच में कब आया। तो यहाँ पे मेंग्याओ विंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है तुम्हें सच में पता भी नहीं होगा कि तुम हमारे बीच में कब आए। जिस दिन से तुम्हें लैन वांगजी ने देखा है ना, वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे दोनों को ही भूल चुका है। विंग चिल्लाते हुए बोलता है और वो बच्चा जो कि लैन वांगजी का है ही नहीं। मेंग्याओ जो कि पहले से ही गुस्से में था वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद बोलता है किसी का भी हो, लेकिन सभी उसे लैन वांगजी के बच्चे के नाम से जानते हैं। एक बात मेरी अच्छे से सुन लो विंग, मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए खरी खोटी सुनाने नहीं आया हूँ। मैं बस तुमसे ये कहने के आया हूँ कि तुम्हें मेरे और लैन वांगजी दोनों के ही बीच से जाना होगा। लैन वांगजी मेंग्याओ आगे बढ़ता है। उसने जो यहाँ पे लगभग 2 फीट की रेलिंग थी ना, छत के अराउंड और पूरे चारों तरफ, वहाँ पे अपने हाथ को रखा उस रेलिंग में और उसके बाद बोला काफ़ी ऊंची है ये बिल्डिंग भी वैसे, सोचो अगर यहाँ से कोई गिर गया तो क्या वो बच पाएगा। उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला। विंग अपने कदम को मेंग्याओ की तरफ बढ़ाते हुए उससे बोलता है ओह, तो अब तुम ये करना चाहते हो। शायद जैसे तुम पिछले 2-4 दिनों से ज़बरदस्ती लैन वांगजी से चिपक रहे हो, वैसे अब तुम यहाँ से कूद के लैन वांगजी को ये बताना चाहते हो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है। मेंग्याओ
विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, काश ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले आया होता, लेकिन तुम्हें पता है मेरे दिमाग में इससे भी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। विंग थोड़ा कंफ्यूजिंग लुक के साथ मैंग्याओ को देखता है, लेकिन मैंग्याओ ने एक इविल स्माइल के साथ विंग को देखा और अगले ही पल विंग बस चिल्ला रहा था, और वो भी हवा में, क्योंकि मैंग्याओ ने विंग को वहाँ से धक्का दे दिया था। नीचे गिरते हुए विंग को मैंग्याओ बहुत अच्छे से देख रहा था और अपने मन ही मन में बोल रहा था, तुम्हें जाना होगा, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। तुम्हें क्या लगता है तुम कभी भी वापस आओगे और जो तुम्हारा है उसे इतनी इजीली ले लोगे? जो तुम्हारा है वो अब मेरा हो चुका है, तुम्हारा उसे अब मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ऐसा कहते हुए वो ऊपर से देख रहा था। विंग नीचे जाके गिर चुका था और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और मैंग्याओ ऊपर से चिल्लाते हुए बोलता है, विंग। दूसरी तरफ लैन वांगजी जब वो अपने घर पहुंचता है ना, तो उसको आज बहुत बहुत ज़्यादा अशांति सी छाई हुई थी। उसे बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रह रह के उसके दिमाग में बस विंग का ख्याल आ रहा था। उसको बस एक चीज़ चाहिए थी कि विंग उसके और मैंग्याओ के बीच बारे में कुछ भी गलत ना सोचे। लैन वांगजी ने जल्दी से मिस्टर वांग को कॉल किया और विंग का एड्रेस ले लिया। लैन वांगजी अपनी कार को लेके बिना लैन युआन से मिले ही वो अपनी कार में फिर से बैठ गया और विंग के घर की तरफ ड्राइव करने लगा। यहाँ पे इसे लगभग आधा घंटा लगा था यहाँ पहुँचने में, और यहाँ पे आते ही सबसे पहले उसने ये देखा था कि यहाँ पे विंग के घर के आगे जो एड्रेस उससे मिस्टर वांग ने दिया हुआ था ना, उसके घर के आगे ना बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। लैन वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हुआ है। तो यहाँ पे लैन वांग जी उन सभी को साइड करते हुए, इधर उधर करते हुए उस बीच में पहुँच जाता है जहाँ पे सभी लोगों ने एक सर्कल बना के रखा हुआ था और कुछ लोग विंग के हाथों को रगड़ रहे थे, कोई उसके पैरों को रगड़ रहे थे, कोई उसके बैक हेड पे जो इंजरी हुई थी ना उसको दबाने की कोशिश कर रहा था, कोई उसके मुंह में पानी डालने की कोशिश कर रहा था, तो कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। और विंग की ऐसी हालत देख के ना लैन वांग जी तो कुछ टाइम के लिए एकदम नम पड़ चुका था। तब तक मैंग्याओ भी विंग विंग चिल्लाते हुए ना नीचे पहुंच चुका था। लैन वांग जी मैंग्याओ की तरफ देखता है और उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है जो कि बीच रोड में ना बेहोश पड़ा हुआ था और पूरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। लैन वांग जी अपने सेकी लेग्स के साथ विंग के पास जाता है, उसके नेक पे वो टाइटली प्रेस करता है तो उसकी नर्व्स चल रही थी। उसने किसी से पूछा, क्या किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया? तो यहाँ पे उन्होंने बोला, हाँ एम्बुलेंस को कॉल तो कर दिया गया है। तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, तो अभी तक आई क्यों नहीं? तो यहाँ पे वो इंसान बोलता है, इस एक्सीडेंट को सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, एटलीस्ट आधा घंटा तो लगेगा ही ना एम्बुलेंस को आने में। तो यहाँ पे विंग मैंग्याओ से बोलता है, अपनी कार केज उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है, कार स्टार्ट करो। मैंग्याओ जाके जल्दी से कार में बैठ चुका था और लैन वांग जी अपने जो कोट था ना उसने जल्दी से उसको निकाला। विंग के बैक हेड को रैप करते हुए उसने आराम से इतनी टाइटली उसको बंद किया हुआ था कि एटलीस्ट ब्लीडिंग रुक जाए। इसके बाद उसने विंग को अपने आर्म्स में लिया, ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया, बैक सीट को ओपन किया और वहाँ पे बैठ के उसने मैंग्याओ को ऑर्डर दिया कि जितनी जल्दी चला सकते हो, जितनी हाई स्पीड में चला सकते हो उतनी हाई स्पीड में चलाओ। मैंग्याओ चलाना स्टार्ट करता है। मैंग्याओ पहले ना अपनी स्पीड को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता, लेकिन विंग की ऐसी हालत देखने के बाद लैन वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा था। उसने चिल्लाते हुए बोला, क्या हो गया है तुम्हें, जल्दी क्यों नहीं चला रहे हो? तो यहाँ पे लैन वांग जी की ऐसी हालत देख के मैंग्याओ ने कार की स्पीड को बहुत ज़्यादा कर दिया था। हालांकि अपने मन ही मन में वो खुश था कि भले ही कितनी भी कोशिश कर लो, जितना ब्लड लॉस उसका हो चुका है और जिस स्थिति के साथ उसने उसको फेंका है ना, विंग जिंदा तो नहीं बचेगा, चाहे जितनी भी जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। फाइनली यहाँ पे 15 से 20 मिनट निकल जाने के बाद विंग, लैन वांग जी और मैंग्याओ तीनों ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। लैन वांग जी के भी कपड़े अभी तक पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुके थे, क्योंकि जो कि हल्की सी पिंक कलर की शर्ट थी वो उसकी पूरी रेड हो चुकी थी, एक साइड तो उसका पूरा रेड ही हो चुका था। लैन वांग जी जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है ना, तो वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। सभी लोग लैन वांग जी को देख रहे थे। कुछ वार्ड बॉयज़ ने लैन वांग जी को देखा, स्ट्रेचर लेके उसके पास गए।
विंग को स्ट्रेचर में लेटाया गया और लैन वांगजी ने जितनी जल्दी हो सकता था उसको उतनी जल्दी ट्रीटमेंट देने के लिए कहा। डॉक्टर्स लैन वांगजी के पास आए। लैन वांगजी की ऐसी हालत देखते हुए डॉक्टर्स उसको बोलते हैं कि अब ये हमारे पास है तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, तुम्हें यहीं रुकना होगा। ऐसा कहते हुए विंग को कुछ टाइम के लिए इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। उसके ट्रीटमेंट्स चालू किए गए, साथ ही साथ उसके चेकअप भी किए गए कि क्या स्थिति है, कितनी चोट आई है, कितनी हद तक उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है किस चीज़ की देरी हो रही है, उसके बैक से इतनी सारी ब्लीडिंग हो रही है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे डॉक्टर्स को बोलते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है, हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, कुछ एक्सरे करने होंगे, एटलीस्ट हमें जानना तो होगा ना अंदर कितना डैमेज हुआ है। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है जल्दी कीजिए, इससे अगर कुछ भी हुआ ना तो याद रखना मैं इस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। लैन वांगजी को ऑलरेडी सभी लोग जानते थे और लैन वांगजी के गुस्से को भी, इसलिए डॉक्टर्स ने भी अब सारी सिचुएशन को सीरियसली लेना स्टार्ट किया और यहाँ पे विंग का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया। कुछ ही देर में विंग के एक्सरे रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उसमें अंदर कुछ नस थी जो कि वो फट चुकी थी और उनको भी ट्रीटमेंट देना ज़रूरी था, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन की नौबत आ चुकी थी। एक नर्स आके लैन वांगजी को एक पेपर देके जाती है कि ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको कंप्लीट करनी होंगी। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है जो भी फॉर्मेलिटीज़ है मैं कंप्लीट कर दूंगा, पहले उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे जो वो पेपर था ना उसमें किसी रिलेटिव का होना ज़रूरी था, लेकिन जब लैन वांगजी ने पूरा फॉर्म फिल कर लिया था तो पेशेंट के साथ रिलेशन में जो एक कॉलम आया था ना वहाँ पे उसके हाथ रुक चुके थे, क्योंकि वो क्या लिखेगा वहाँ पे उसे पता ही नहीं था। लैन वांगजी नर्स से बोलता है मैं उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को बुला रहा हूँ, लेकिन तुम्हें उसका ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं इनके इलाज में रिस्क है, अगर इन्हें अंडर ऑपरेशन कुछ भी हो जाता है तो ये हमारी रिस्क पे नहीं होगा, इसलिए आपको कंफर्मेशन लेटर के साथ हमें ये श्योरिटी देनी होगी कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। तो यहाँ पे लैन वांगजी डायरेक्टली उस डॉक्टर के नेक को टाइटली ग्रैब करते हुए बोलता है उससे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर कुछ हुआ ना तो ये हॉस्पिटल और तुम दोनों ही बर्बाद हो जाओगे। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर लैन वांगजी से अपने गले को छुड़ाते हुए बोलता है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सर, लेकिन फिर भी ये एक फॉर्मेलिटी है जो हमें पूरी करनी होगी। लैन वांगजी दूसरे एप्लीकेशन को लेता है जो कि मतलब कंफर्मेशन वाली थी कि हाँ ठीक है मैं परमिशन देता हूँ कि तुम्हें इसका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन फिर से वो उन्हें वॉर्न करते हुए बोलता है इसके बेस पे तुम ऑपरेशन नहीं करोगे, ऑपरेशन मेरे कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग होगा, अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ भी हुआ तो ये हॉस्पिटल और तुम एक साथ बर्बाद हो जाओगे। वो उस कागज डॉक्टर के मुंह पे फेंकते हुए बोलता है नाउ स्टार्ट। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और यहाँ पे जैन चैंग को कॉल करना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ विंग को भी ऑपरेशन थिएटर पे ले जाया गया था। यहाँ पे कुछ ही देर के बाद जैन चैंग, लैन सिचेन और मैडम यू सभी लोग आ चुके थे। उनके आते ही लैन वांगजी ने जल्दी से पेपर मैडम यू को देते हुए बोला कि इसमें रिलेशन मतलब आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे मैडम यू ने बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और उसके बाद लैन वांगजी से पूछा कि विंग कैसा है। तो यहाँ पे लैन वांगजी ने खुद मैडम यू को ये बताया कि वो खुद भी नहीं जानता कि विंग इस वक्त कैसा है। क्या सच में महंगियाओं का किया हुआ ये काम उस पर कभी भारी नहीं पड़ेगा? शायद वो कुछ ज़्यादा ही गलतियों पे गलतियाँ करी जा रहा है, लेकिन खैर ये तो उसका प्रॉब्लम है। हम इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।